बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, सिंतास मुआहदा जिसे दुनिया के कामयाब तरीन बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदों में शुमार किया जाता है, आज एक नए इम्तिहान से गुजर रहा है। भारत की हरधर्मी मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोशिशों, मगरबी दरियाओं पर डैमों और हाइड्रो पावर मंसूबों की तेज रफ्तार तामीर और पाकिस्तान के पानी पर दबाव बढ़ाने की पॉलिसी पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया सख्त तनकीद कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली आलमी सेमिनार में मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन ने वाज़े अंदाज में यह सवाल उठाया कि अगर सिंतास मुआहदे जैसे मजबूत बैनुल-अक़वामी मुआहदों को भी यकतरफा तौर पर गैर मौसर बनाया जा सकता है तो फिर आलमी कवानीन और बैनुल-अक़वामी मुआहदों की हैसियत क्या रह जाएगी। पाकिस्तान भी दो टोक अंदाज में ऐलान कर रहा है कि पानी उसकी बका का मामला है और सिंतास मुआहदे के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान के इस वक्त जुज़वी हालात का जायजा लें तो इस वक्त शदीद हीट वेव की लपेट में है पाकिस्तान। दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, मगर ऐसे वक्त में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली की तवील बंदिश ने आवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। हैरत इस बात की है और सवाल ये है कि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मौजूद है। सोलर एनर्जी में भी नुमाया इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद शहरी अंधेरों और गर्मी की दोहरी सजा क्यों भुगत रहे हैं? क्या ये महज इंतजामी नाकामी है, नाक़िस मनसूबाबंदी है या तवानाई के शोबे में कोई बड़ा साख्ती बहरान ताहाल मौजूद है? उधर हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, शरह नमू में इजाफा हो रहा है और मौशी इस्तेहकाम हासिल किया जा चुका है, लेकिन दूसरी ही जानिब आम आदमी की जिंदगी इस दावे की तस्दीक करते हुए दिखाई नहीं देती। बाजारों की रौनकें मांद पड़ रही हैं, कारोबार सुस्त रवि का शिकार है, महंगाई ने मुतवस्सित और सफेद पोश तबके की कमर तोड़ डाली है। यूटिलिटी बिल मुसलसल बढ़ रहे हैं, जबकि बेरोजगारी और गुर्बत अब भी लाखों खानदानों का सबसे बड़ा मसला है। सवाल यह है कि अगर मौशी अशारिया वाकई बेहतर हो रहे हैं तो फिर बात आम शहरी तक क्यों नहीं पहुंच रही। यही हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिस पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इसारा राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, खालिद अजीम साहब और हाफिज एहसान अहमद साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करते हैं इस बात का कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज दोपहर गए एक आलमी सेमिनार का इनेकाद किया गया इस्लामाबाद में। वफाकी वज़रा उससे मुखातिब हुए, फिर इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं उनकी भी बड़ी एक बेहतरीन स्पीच हमें देखने और सुनने को मिली, जिसमें पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर ये अपना मौक़िफ़ बार बार दोहराया कि पाकिस्तान अपने आबी उस पर डटा हुआ है मामले पे और वो अपने हक से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक ऐसा मुआहदा के जिसकी गारंटियर जो है वो आलमी अदालत है, आलमी इदारे हैं, उसको सबोताश करने के लिए इस वक्त बड़ी किस्म की चालें चल चुका है भारत। मुख्तलिफ किस्म के वो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स का आगाज भी कर चुका है हमारे पानी के ऊपर। क्या हमारे जो बयानात हैं या ये जो सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको लगता है कि ये काफी है मामलात पर काबू पाने के लिए? देखिए, सेमिनार बड़ा अच्छी बात है कि दुनिया के काफी ममालिक से लोग आए हुए थे और उन्होंने आके खुल के इसकी मुखालफत की है, भारत को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है और यही क्या है कि भारत अपने वादों की जो पासदारी नहीं कर रहा और ये फिर आलमी बरादरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। दे हैव टू इंश्योर कि पाकिस्तान को गारंटी है कि पानी जिस तरीके से किया गया वो मिलना चाहिए। और सेकंड ये कि देखिए, सिंतास मुआहदे के तहत जो पानी है ये सिर्फ पाकिस्तान के 240 करोड़, ये तकरीबन आलू से 24 करोड़ आवाम के लिए जिंदगी का मुआत्ता सवाल भी है, प्लस ज़राअत का भी है, मईशत का भी है और ये हमारी रेड लाइन है। हमने बड़ी बारहा ये बात की है कि ये 3 दरिया जो है, रावी, ये चनाब है, झेलम है, सिंध है, ये ईस्टर्न रिवर के पाकिस्तान, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को मिले हुए हैं। ये कोई पानी का एक कतरा भी कोई नहीं। पहले हमने काफी कमजोरियां दिखाई हैं, जिसके बाद डैम भी बना लिए, काफी ज्यादा उससे फायदा उठा लिया, बट नाउ आई थिंक इट इज एनफ इज एनफ। और यही पाकिस्तान ने कहा है कि अब इंडिया इसको एज ए वेपन, हथियार के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकता। अगर इंडिया को कहीं भी इस्तेमाल करता है, जो लास्ट ईयर इसने किया, काफी ज्यादा एकदम पानी छोड़ा और हमारे बहुत 73 लाख लोग अफेक्ट हुए ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। और अगर इस दफा करता है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि हम ऑल मिलिट्री मीन, अवेलेबल मिलिट्री मीन यूज करेंगे इंडिया को इस चीज से रोकने के लिए। और ये भी
इससे बड़ा क्लियर हमने बता दिया। चले, मैं वापस आपके पास आती हूँ, जरा इसका कानूनी जायजा भी लेते हैं। हाफिज साहब, कानूनी ऑप्शंस पाकिस्तान के पास क्या क्या मौजूद हैं भारत को इस भोंडी हरकत से रोकने के लिए? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आज जो सेमिनार हुआ है, बड़ा एक अच्छी एफर्ट्स जो है, सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे आए थे, उन्होंने हाईलाइट इशू को किया। और मैं समझता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान की ना सिर्फ लाइफलाइन एक है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं उनको भी एड्रेस करते हैं। अब आ जाते हैं इसका अंदर इंटरनेशनल लॉ के अंदर कवर किया है। नंबर वन तो ये है कि ये जितने भी दरिया हैं सारे कश्मीर से आते हैं, और कश्मीर अभी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद है, और उस पर कई रेजोल्यूशंस आई हैं। बावजूद इस चीज के कि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके बाद 9 साल तक एक ट्रीटी की जो है वो एफर्ट्स की जाती रही। दोनों हेड ऑफ स्टेट जो थे, नेहरू ने और उसके बाद जनरल अयूब ने इसको साइन किया। उसके जो 12 क्लॉजेस, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर वन ये है कि इसके अंदर आपने डिवीजन ऑफ वाटर डाल दिया, इसके अंदर ये है आपने एलोकेशन ऑफ वाटर्स डाल दिया, डाटा शेयरिंग डाल दी, कमीशन डाल दिया, और जो इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो ये है कि इंटरनेशनल कवर इसके अंदर डाला। यानी कि इसका कवर ये है कि नंबर वन, इसको वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेट किया, वर्ल्ड बैंक का एक रोल उसमें अंदर डाल दिया, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को सिलेक्शन करने के अंदर, उसके बाद आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करने के अंदर। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी कोई शिक जो है आप यूनिलैटरली ना अमेंड कर सकते हैं, अबेंस्ट तो बहुत दूर की बात है, और ना ही इसको जो है आप डेविएट कर सकते हैं उन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो ऑलरेडी ट्रीटीज के हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और इस पर भी आप देखें कि रिसेंटली भी जो है 2023 जब ये हमारा इंडिया के साथ ये इंसिडेंट हुआ और उसके अंदर उन्हें बड़े बुरी तरह मार खानी पड़ी, तो उसके बाद भी 3 फैसले अब तक ऐसे आ चुके हैं कि जिसके अंदर जो आपके परमानेंट कोर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है जो बनाती है आपका वर्ल्ड बैंक जो है, उसने 2023 के अंदर, 2025 के अंदर, जून के अंदर, अगस्त 2025 के अंदर ये कहा है कि इस एग्रीमेंट को जो है, ये ट्रीटी को आप यूनिलैटरली जो है वो आप चेंज भी नहीं कर सकते। इंडिया अगर ये कहता है कि मैं उसकी जुरिस्डिक्शन को अब नहीं मानता, तो उन्होंने उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि इसका स्टेटस जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक, और उसके ऊपर आपका यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी लगता है, उसके अंदर जाके 1969 का कन्वेंशन भी लगता है, उसके नीचे जाके 97 का जो है जो इंटरनेशनल लॉज है वाटर रिलेटेड वो भी लगता है, और उसके बाद आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी लगता है आर्टिकल 51 के अंदर, कि अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन उसके बदले के अंदर जो है किसी मुल्क की जो है वो सॉवरेनिटी या किसी मुल्क के अंदर जो है वो इन लाइफ जो है वो डेंजर चली जाती है, तो आपको आर्टिकल 51 जो है यूनाइटेड नेशन का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देता है। कानूनी पेचीदगियां और जितने सस्पेंड किया जरिया, तो पाकिस्तान की जो कैबिनेट कमेटी थी, जो आपकी सिक्योरिटी कमेटी है, उसने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को जो है आर्टिकल 51 का एक बिठाया हुआ है कि अगर इंडिया ने इस चीज को उस लेवल पे गए तो हम अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज करेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ के नीचे पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और मेरा ख्याल है कि इसको अब वक्त आ गया प्रोजेक्ट करने का दुनिया यही तो मेरा सवाल है कि क्या हम किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हाफिजा, पॉइंट आपका आगे, मैं वापस आती हूँ। राना साहब, फिर जब इतने सारे इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल राइट्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, फिर हम किस हिचकिचाहट में हैं, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के उसको मानने से इनकारी है, उसके हक को मानने से इनकारी है, इसको तो फिर सीधा सीधा सर हम एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करना चाहिए ना हमें। हम पानी की जंग में का हिस्सा है इस वक्त। और आप ये जो कह रही है ना, दुनिया ये कहती है, तो दुनिया ने तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये कहा गया कि भाई वो एक अलहदा खिता है और वहाँ पे उन लोगों को अपने इरादत मिलना चाहिए। तो भारत नहीं मानता। इसी तरह पानी का है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट चीज है। पानी खाली पानी का मसला नहीं है, ये हमारी जो जिंदगी की बका है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब तक ये आबी दहशतगर्दी से पाकिस्तान में हजारों लोग जो हैं वो जाबाक हो चुके, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो पाक फौज है वो इतनी कैपेबल है कि वो भारत को सबक सिखा सकती है। सिखाया है हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर दोबारा भारत ने कोई इसकी हमें जरूरत पड़ी तो हमारी बहादुर अफवाज इस जोगी हैं कि भारत को एक दफा फिर सबक सिखाएं। लेकिन मेरा सवाल ये कि पाक फौज के जिम्मे जो काम है वो तो वो कर रही है, हम क्या कर रहे हैं बतौर सियासतदान? क्या भारत ने इस वक्त तक 6000 के करीब डैम बना चुका है,
300 इस टाइम जेर तामीर हैं, हमने कितने बनाए, हम कितने डैमों पे काम कर रहे हैं, कितनी हमारी असेंबलियां हैं जिन्होंने पानी के मसले पे डिबेट की है कि भाई हमें आने वाले दिनों में पानी के थ्रेट से हमें क्या करना चाहिए। हम क्या 27वीं तरमीम करते हैं, 28वीं तरमीम करते हैं, हम अपनी खाल अपनी मुफादात के लिए कानून साजियां करते हैं। क्या किसी असेंबली में सेनेट सबसे ज्यादा मुकद्दस किसी भी कौम का वो इदारा होता है जहां प्लेटफॉर्म जहां पे हम बात करते हैं, क्या पानी के ऊपर अभी तक कोई डिबेट हुई? क्या इस बजट के अंदर हमने कोई प्लान रखा कि हमने डैम बनाने जिसमें हम अपना पानी स्टोर कर सकेंगे? क्या हर साल करोड़ों डॉलर का, अरबों डॉलर का पानी हम अपने हाथों से जाया नहीं करते? सारी चीजें दुश्मन से ना पाओ ना, सही है। अपने गिरेबान में भी झांक के देखो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। चले जितनी एक जुमला, जितनी अभी दहशतगर्दी वो कर रहा है उतनी नाअहली से लोगों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम तो दोनों जिम्मेदार हैं। हमारी बहादुर फौज, मुझे पता है कि अगर पानी पे जंग हुई हम भारत को सीधा कर देंगे और सबक सिखा देंगे, लेकिन हम खुद कब सबक सीखेंगे? कब हमें पता चलेगा कि भाई हमने ये जो इल्लल्ले तलल्ले अपनी अय्याशियों से निकल के कौम के लिए भी कुछ करना है, कोई डैम बनाने, कोई रिजर्व्स इकट्ठे करने ताकि काम आ सके, वो हम करेंगे नहीं। सही है। और इसी पर एक मेरा सवाल भी है। खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने पहली बार हमें हमारे प्रोग्राम में शिरकत इख्तियार की है। सर, दुनिया में जंगे करने का और जंगे जीतने का जो अंदाज है ना, वो अब बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है। आप ईरान, इसराइल, अमेरिका वॉर को ही देख लीजिए कि कहाँ एटमी वेपन्स की तरफ अमेरिका की नजरें थी और इसराइल की। अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अपना जमाकर ईरान ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया। दूसरी तरफ हम इंडिया के हवाले से बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, तो वाटर वेपन के टूल की तरह वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट सर यहाँ पर ये आता है कि क्या भारत इन डैमों के जरिए अब पाकिस्तान में वो जो मसनूई खुश्कसाली है पैदा करने या सैलाब के सीजन में एकदम पानी छोड़कर आबी दहशतगर्दी की सलाहियत हासिल कर चुका है, जिस तरीके से वो अब तवातुर के साथ डैम्स बना रहे हैं और टेक्निकल देखा जाए तो उसने काफी काम शुरू कर दिया है? पहले तो मैं सबसे पहले बात ये कहूँगा कि ये सेमिनार की बड़ी अपनी अहमियत सही, लेकिन इससे ज़्यादा काम जो है हम उस वक्त कर चुके हैं। पुलवामा के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने जो हाई लेवल डेलीगेशन भिजवाए थे पूरी दुनिया में, और वहाँ पे एक बड़ी कामयाब सफारतकारी हुई, लेकिन वो 1 साल गुजर चुका है, हम उसका कुछ हासिल नहीं कर सके। इसार राना साहब जो बात कर रहे थे कि जी हम अपना पानी ज़ाया कर रहे हैं, आपको शायद ये पता नहीं कि डिफरेंट फोरम्स पे जब हम जाते हैं तो इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो यही आता था कि इनसे ये पूछें कि ये कितना पानी हर साल समुद्र में गिरा देते हैं, जबकि हम तो उस पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं। हम पानी को यूटिलाइज करने के लिए वो डैम बना रहे हैं। और भी देखें, रिसेंट जो उसका एग्रेशन है, वो जो चनाब ब्यास टनल वो बना रहा है, और चनाब का पानी जो है ब्यास में मुंतकिल करने के लिए उस पर 23 अरब डॉलर वो खर्च कर रहा है। उसकी तो सारी तवज्जो उस तरफ है, लेकिन हमारा हाल ये है कि हमने कालाबाग डैम का तो जो बेड़ा गर्क करना था वो किया। उसके बाद 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, हमने दयामर भाषा डैम को अनाउंस किया हुआ है, कहाँ है वो? उसका कहीं पे कोई वजूद नहीं है। और सबसे बड़ा मामला जो है ना, उसमें हमें देखने की ज़रूरत ये है कि हम मुकदमात तो जीत रहे हैं। रिसेंटली हमने 3 मुकदमात जो है वो पानी के हवाले से जीते, लेकिन क्या उसका कहीं कोई प्यूनिटिव एक्शन भी है? ये इंटरनेशनल लॉ में सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि जो एग्रेसर है उसको कोई किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान को और इस वक्त बावर करवाने की ज़रूरत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को है कि हुजूर हमें इस हद तक मजबूर किया जा रहा है, अगर ये आबी दहशतगर्दी करेंगे तो उसके बाद हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं रहेगा कि हम अपना हक छीनने के लिए जो है वो कोई भी एग्रेसिव इक़दाम करेंगे। अनवारुल्लाह काकर साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया था उस वक्त, उन्होंने कहा था कि अगर ये हमें बंजर करके और हमें प्यासा मार के जो है वो इंडिया उसका कोई एहतमाम करेगा तो फिर बेहतर यह है कि हम लड़ के मर जाएं। तो यानी ये मामला नौबत जो है वो लड़ाई की तरफ आ सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल को बावर कराने की जरूरत है। वो इदारे अगर हमारे हक में फैसला दे रहे हैं या अगर जैसे और भी रेजोल्यूशंस मंजूर हो जाती हैं, उसके बाद भारत के खिलाफ कार्रवाई क्या की जा रही है। जी जी जी। देखिए, अगर कहीं किसी जगह पे यूएन को कहीं और कोई एतराज होता है और छोटे ममालिक पे तो वो चढ़ दौड़ते हैं, वहां पे फोर्सेस भी चली जाती हैं,
इतना बड़ा एग्रेशन है। और ये देखें, ये बावर कराने की जरूरत है कि ये जंग आम जंग नहीं है, ये दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग हो सकती है। और जब हमें पानी नहीं मिलेगा, हमारा राइट खत्म किया जाएगा, तो उस राइट के खत्म होने पे यकीनी तौर पे हमें कोई एग्रेशन भी करना पड़ सकता है। तो वो एग्रेशन जो है उसके नतायज क्या होंगे, दुनिया को चाहिए कि उससे पहले जो है वो इंडिया का हाथ रोके, कहीं पे उसके खिलाफ कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं है, हो नहीं सकती है, कोई इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। हाफिज साहब जो है शायद बता सके, हाफिज एहसान साहब, कि कोई ऐसी प्रोविजन है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, हम हवाला दे दें कि ये यूएन कन्वेंशन ऑफ वाटर कोर्सेज जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, हम हवाला दे दें कि वियना कन्वेंशन का जो लॉ ऑफ ट्रीटीज है ये उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और जैसे आपने शुरू में कहा था कि फिर ट्रीटीज रह क्या जाती है, अगर उनकी हैसियत क्या रह जाती है जब उनकी आपने खिलाफ वर्जी करनी है। पॉइंट आपका आ गया। अच्छा हाफिज साहब, कुछ सवाल छोड़े खालिद अजीम साहब ने, मैं चाहूंगी कि आप उनका भी जवाब मुझे दे दें। और एक सवाल ये भी ले लीजिए कि भारत के बालाई इलाकों में देखें हम, जहां से दरिया निकलते हैं, उसका जो जोग्राफिया है वो चीन से जा मिलता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और चूंकि चीन के ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन हैं, बड़े ही मजबूत हैं, दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं, तो हम चाइना के साथ मिलकर भी इसका कोई तोड़ निकाल सकते हैं? खालिद साहब ने बात की है, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के नीचे जो है वो एक पूरा प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप अग्रेसर है या जिस तरह इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस करता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या कंट्रीज हों, आप उनको ला सकते हैं इंटरनेशनल सैंक्शंस के नीचे। और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो आपकी नंबर 1 होती है यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, और दूसरा उसका फोरम जो है वो आपका आता है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल आती है, और उसके बाद तीसरा फोरम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके अंदर आप जा सकते हैं। अब ये है कि एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेशनल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर जो है जो एक वीटो पावर मुख्तलिफ कंट्रीज को अवेलेबल है, और वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के नीचे रखते हुए उस सारे प्रोसेस को वीटो कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान का भी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्लाउड बना हुआ है, और दुनिया के जितने भी बड़े आपके कैपिटल्स हैं या आपके P5 कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ है, मेरा ख्याल है कि ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है कि पाकिस्तान को इस केस को फौरी तौर पे जो है पहले वर्ल्ड बैंक के पास जाना चाहिए कि आप गारंटर थे, आप फैसिलिटेटर थे, आपने सारे प्रोसेस को जो है वो फैसिलिटेट किया, और आपकी वजह से 9 साल के अंदर 1960 में एक ट्रीटी हुआ, और उसके बाद भी आप उसकी ट्रीटी को प्रोटेक्ट करते आए हैं। अब आप इस केस को जो है वो फर्स्ट या यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में लेके जाएं, या ये है कि आप इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं। तो जरिया मैं वहां पर समझता ये हूं कि इस वक्त जो है दुनिया के अंदर किसी भी जगह ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी ऐसी चीज को जो वाटर चैनल जो है जो लो पेरिनियन पे आता है, आप उसको कहें कि हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो दुनिया का कोई मुल्क जो है वो इंडिया की सपोर्ट नहीं करेगा इस बुनियाद के ऊपर कि इंडिया जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी के नीचे जैसे जा रही है उनके ऊपर डिफाइंस करे या उनको हेल्ड इन अबेस करे या यूनिलैटरली जो है इन चीजों को करे। तो एक तो यह है कि पाकिस्तान को वहां पर सपोर्ट मिल सकती है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे जो है वो एक्ट ऑफ वॉर या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की तरफ चले जाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की इससे एक रेजोल्यूशंस ले लेनी चाहिए कि अगर इंडिया इसे कंटिन्यू शुरू करता है तो पाकिस्तान का जो आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस का है उसको इन्वोक कर सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस पैराए के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का बुनियादो मरसूस के बाद या ईरान यूएसए रेजोल्यूशंस के अंदर जो पाकिस्तान का रोल है, इसके अंदर दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि इस इंडस वाटर ट्रीटी को इंटरनेशनलाइज किया जाए, उन्हें बैकफुट पर लेकर जाया जाए, और हमें इन चीजों का डिले या वेट नहीं करना चाहिए। एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है वो इंटरनेशनल लॉ के नीचे मुख्तलिफ जगहों पे जाना चाहिए, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर आपके P5 कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन असेंबली, ये जाना चाहिए। दूसरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मैं ये समझता ये हूं कि अगर एक कंट्री गलत काम करता है और उस गलत काम को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कभी भी ये कहेगा चाइना को कि जी आप इनका पानी बंद कर दें, चूंकि इन्होंने हमारा पानी बंद किया हुआ है। क्योंकि हमारा पानी बंद करने के पीछे इंटरनेशनल लॉ या आपका जो एक ट्रेडिशनल लॉ या कन्वेंशन लॉ है, अगर उसकी जस्टिफिकेशन इंडिया के पास नहीं है तो यही चीजें मेरा ख्याल है कि ऊपर जाएंगी। बट ये है कि जब आप फिर डिप्लोमेटिकली चीजों को नहीं करते तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन जो है वो होते हैं, और डेफिनेटली उन कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व करते भी हैं
और आपके सामने हरमूज वाला भी जो आपके सामने हाँ। है कि किस तरह ईरानियन ने इंटरनेशनल वाटर चैनल्स को इस तरह कंट्रोल किया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और अभी भी मामला आगे नहीं जा रहा। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि इंटरनेशनल लॉ को अगर इस्तेमाल करना है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। ठीक है हाफिज साहब, पॉइंट आपका आ गया। ब्रिगेडियर साहब, अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है जो कि खालिद साहब भी बात कर रहे थे कि ये मामला लड़ाई या जंग की जानिब जा सकता है। आपको लगता है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए? और जिस तरह से हाफिज साहब ने भी बात की कि मार्का हक की कामयाबी के बाद फिर इसके अलावा हमने जो ईरान अमेरिका मीडिएशन में अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया, उसके ऊपर जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया से पसीराई मिल रही है, फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब का जो रोल इस वक्त इंटरनेशनली उनका जो हमें कद काठ नजर आ रहा है, सर ये एक हमारे पास बेहतरीन वक्त है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकें, कैश कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। देखिए, बात ये कि जब मार्के हक के बाद अब पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हुआ, हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, इंडिया बिल्कुल एक सुंदर की गहराई की पश्चिम में चला गया, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए, अभी मेडिएशन के बाद पाकिस्तान स्टेचर और हाई हो गया, दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। तो हमें इसको कैश करने की जरूरत है। देखिए, मिलिट्री मीन्स आर ऑलवेज अवेलेबल। फौज अपने काम में कभी कमी नहीं करती। हमने तमाम रिहर्सल, तमाम टारगेट लॉक, एवरीथिंग डन, and every inch of Indian area, Indian dam is covered by missile range. Very clear. The point is why we are not going to United Nations, why we are not going to General. हम क्यों वायलेट कर रहे हैं? अभी आप मुझे बताएं कि अब ये सीजन आ रहा है बरसात का 1 या 2 महीने के बाद, अभी वो पानी एकदम छोड़ेंगे, आपका सत्यानाश करके जैसे लास्ट ईयर उन्होंने किया फिर करेंगे। What we have done, क्या हमने कोई डैम बनाए, क्या हमने वाटर रिजर्वर बनाए, कोई अरेंजमेंट किया? वही शोर में जाएंगे, पैसा आएगा, पैसा मिसयूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो हमें नेशनल लेवल पे साइकिल सोचनी चाहिए कि फौज तो नहीं बैठी कि तमाम करे, नेशनल बिल्डिंग भी वो करे, क्लेमिटीज में भी वो जाए, लड़ाई भी करे, बट देन व्हाट फॉर यू हैव अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो पूरी कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है? आप मुझे बताइए कि आपके पास बिजली बनाने के सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 1 लाख मेगावाट आप बिजली बना सकते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 1 लाख मेगावाट, एंड वी आर डाइंग फॉर दिस। आप सोचिए आजकल हम डीजल पेट्रोल की वजह से ये तो हम करें IPP की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, सो वी नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। आप सीधे यूनाइटेड नेशन में जाए, रेजोल्यूशन लें, अगर इंडिया इसको बाईपास करता है यूनिलेटरली, देन व्हाट एक्शन यूनाइटेड नेशन विल टेक? क्या वो कोई सैंक्शन लगाएगी इंडिया के ऊपर? कोई और पाकिस्तान को स्ट्रेंथ मिलेगी कहीं से? दैट इज व्हाट वी नीडेड। हम ये अभी मिलिट्री मीन तो अवेलेबल है, वो तो हम हर वक्त कर लेंगे, बट एवरी टाइम यू कांट गो फॉर मिलिट्री मीन, यू हैव टू गो फॉर अदर मीन आल्सो अवेलेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हम नहीं करते हैं। इसी तरीके से आपके पास कौन गारंटर? सबसे बड़ा दुनिया की पावर वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। हमने कितना उसको एक्सप्लॉइट किया है, व्हाट उसके बाद हम कहाँ गए? अगर उनका डिसीजन फेवर में आया है और ये नहीं मान रहे, what is the next forum? Go to United Nations or go to General Assembly, get the resolution passed in your own favor, and then tell कि फिर हमारे पास ये ऑप्शन रह जाएंगे मिलिट्री के। देन लोग रियलाइज करेंगे कि 2 न्यूक्लियर पावर, कश्मीर का पहले एक मसला था, उनको हमने हाईलाइट कर लिया। अब वाटर टेररिज्म में वाटर बीइंग यूज्ड वेपन, ये खतरनाक हो सकता है, फिर दुनिया की आंखें खुलेंगी। बट हम चुप करके बैठी, सेमिनार से हो गया, बहुत अच्छी बात है, हाउ टू फॉलो आप एग्जैक्टली बात वहीं पर आ गई। आपने ब्रिगेडियर साहब ने बहुत खूब कहा कि हम जहां से मैंने तो में सेगमेंट का आगाज किया था, बात हम वहीं पर आकर रोक रहे हैं कि सेमिनार हमने किया, आलमी दुनिया की तवज्जो हमने यहाँ पर दिलाई, लेकिन कवानीन के अगर एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान से अभी करने के लिए बहुत कुछ है और पाकिस्तान के हक में भी बहुत कुछ है। अगर हम कानूनी एतबार से देखें तो भी, और इस वक्त पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबी है अगर उसको भी देखा जाए तो पाकिस्तान इस अहम मामले में अपनी से मनवा सकता है क्योंकि वो राइट पर है। लेकिन हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? जाते जाते फिर से वही एक सवालिया निशान है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ्ते की बात करूं मैं पाकिस्तान के, गुज़िश्ता 2 रोज की बात करूं अगर मैं पाकिस्तान के एतबार से, और गुज़िश्ता हफ्ते के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल दुनिया भर में हीट वेव की एक लहर चलती हुई हमें नजर आ रही है। वो ठंडे ममालिक के जहां पर लोग समर वेकेशंस के लिए जाया करते थे, अब वहां पर भी लोग बिलबिला उठे हैं। स्पेसिफिकली मैं आज जरा पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस कदर लोड शेडिंग हुई है गैर एलानिया तौर पर,
आवाम गर्मी से बिलबिला उठे हैं, झुलस चुके हैं। खालिद अजीम साहब, आप पावर डिवीजन कहती है कि मुल्क भर में कहीं लोड शेडिंग नहीं है, उसके ये दावे हैं, लेकिन हकीकत वो भी है जो मैं बयान कर रही हूँ, हकीकत वो भी है जो सोशल मीडिया सार्फिन वो भी बयान कर रहे हैं। और अपने राइट लेफ्ट अगर आप किसी कैमरामैन से पूछें तो वो भी आपको बता देगा कि गुज़िश्ता शब या कल एक दो रोज उसने किस तरीके से गुजारे। हकीकत क्या है सर? लोड शेडिंग अगर किसी इस्तिलाह का नाम है और उसमें वो उनके नजदीक नहीं हो रही तो हो सकता है ना हो रही हो, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट नाम आते रहे, लोड मैनेजमेंट, लोड शेडिंग वगैरह वगैरह। हम तो शट डाउन की बात कर रहे हैं, ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, और वो जगह जगह पे हो रहा है। और इसके बावजूद हो रहा है कि एक चीखो पुकार है पावर डिवीजन में कि जनाब ये जो सोलर से बिजली पैदा हो रही है, उसके बाद हम पे कैपेसिटी चार्जेस इतने ये सरप्लस हो गई है, हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं और हमें कैपेसिटी चार्जेस जो है वो लोगों पे लगाने पड़ रहे हैं। एक तरफ तो ये बात की जा रही है, और दूसरी तरफ जो है वो लोगों को वाकईतन अजाब में मुब्तला किया गया है। और फिर खास तौर पे आप ये तस्वुर करें कि वो छोटे बच्चे जो रात को आराम से सो रहे होते हैं, अचानक बिजली जाने की वजह से जो उनको जागना पड़ता है, और उनकी वजह से फिर पूरे घर को जागना पड़ता है। ये अजाब सिर्फ वही जानते हैं जिनको ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप इस सारे मामले की कहाँ पे मनसूबाबंदी करते हैं। एडहाकिज्म है, हर तरफ यही कुछ चीज चल रही है, हमें तो पता नहीं चलता कि इतने बिल देने के बावजूद वो हमें मिल क्या रहा है उसके जवाब में। और कोई कहीं पे हर बंदे के पास टेक्निकल जवाबात जो है वो उसके मौजूद हैं, जबकि ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि एन उस वक्त जबकि बिजली की बहुत ज्यादा आपको जरूरत होती है, और आप ये कहते हैं कि जनाब नेशनल ग्रिड में से इतनी बिजली निकल गई है क्योंकि लोगों ने सोलर लगा लिए हैं, और उसके बाद हमारे पास सरप्लस बिजली हो गई है। जब आपके पास सरप्लस बिजली है और वो आप मुफ्त भी नहीं दे रहे हैं, बहुत महंगी दे रहे हैं, तो फिर उससे लोगों को क्यों आप महरूम कर रहे हैं? आपने अगर उनको बिजली देनी है तो उसको बाज़ाब्ता तौर पे आपको उसके पैसे मिलेंगे। और हम तो ये पहला दुकानदार देख रहे हैं कि जो सौदा अपना जो है वो बेचने के लिए तैयार नहीं होता, और साथ ही भी कहता है कि मेरे पास तो बोरियां भरी पड़ी हैं और मैं इसको परेशान हूं क्योंकि हमें सरप्लस होने की वजह से कैपेसिटी चार्जेस की मद में लोगों के ऊपर जो है वो इजाफी बोझ डालना पड़ रहा है। ये वो चीजें हैं जो अवैस लगारी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं कि अब हमारी मजबूरी बन गई है कि जी हम कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो उसका बोझ मुंतकिल करें सार्फिन की तरफ। और इस वजह से जो सोलर के ऊपर पाबंदियां लगाने की भी बहुत सी बातें जो है वो हम देख रहे थे, और उसकी रीजन यही दी जा रही थी कि हम जब ग्रिड से बिजली हाँ जी, और सोलर की वजह से जब वहां पे प्रोडक्शन जो है वो हमारी बेकार हो रही है, और हम क्योंकि लोगों ने सोलर लगा लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है राणा साहब। अब क्या कहते हैं, सोलर बढ़ गए हैं मुल्क में, लोग जा रहे हैं इस तरफ, हर किसी की कोशिश होती है कि चले एक दो प्लेटें लगा के भी अगर गुजारा हो सकता है तो अपना करने की कोशिश करें। लेकिन इसके बावजूद बिजली की तवील बंदिश है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट मालूम होता है आपको, मिसमैनेजमेंट मालूम होती है। और दूसरा ये कि खालिद अजीम साहब, और मेरा दुख तो हम आवाम को बता रहे हैं, आप इतने फ्रेश बैठे हैं, मेकअप रूम में भी मेरी आपसे मुलाकात हुई, मुझे लगता है आपके चारों ओर AC चल रहे थे रात को। नहीं, ये नहीं, मेरा घर है ये समनाबाद। अच्छा। तो जब मैं आ रहा था तो मैंने एक्चुअली देखा कि चुबुर्जी पे एक तैयारा खड़ा है, तो फिर मैंने कहा बस में क्या बैठना, अवाम की खिदमत के लिए तैयारा है। तो फिर मैं उसमें बैठा, तो कुछ लोगों को कामों की उतारना था उस तैयारे ने। अच्छा। एक दो मरीज थे, उन्हें पत्तों की उतारना था। कुछ लोगों ने अपने घर छुट्टियों पे जा रहे थे, तो वो फिर तैयारा जो है वो चला गया पसरूर। और मुझे पता चला कि देखो इसे कहते हैं फलाही रियासत। मैं कह रहा हूँ फलाही रियासत का मजा आ गया मुझे। अच्छा। मैं एवं तनकीद करता था, लेकिन मुझे पता चला कि भाई वो तो अवाम की खिदमत के लिए तैयारा खरीदा आपने। और मैं तो उसमें बड़ा खुश हुआ हूँ आज के अवाम की बल्कि अब वो लारी अड्डे पे खड़ा हुआ है तैयारा, और वहां से लोगों को की मदद कर रहा है वो। राणा साहब ने रिक्शा बना लिया उसको। हाँ जी, चिंची सर, चिंची, क्योंकि मैंने देखा तैयारे की दुम पे भी कुछ लोग लटके हुए थे, तो वो चल रहा था वो। जाते जाते हमारी इस्लामाबाद हाँ जी, हाँ, क्योंकि गर्मी बड़ी बढ़ गई है और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो देखिए बात ये है कि आप लोड शेडिंग को रो रहे हैं, मुझे सिर्फ ये जवाब दें कि इस जुम्मे को पेट्रोल सस्ता होना था। पेट्रोलियम कंपनियों का इतना असर है कि आप चाह के भी पेट्रोल सस्ता नहीं कर सके। फिर आप कहते हैं हम खुद मुख्तार,
फिर आप कहते हैं हम अपने फैसलों में आजाद। आईपीपीज आपके सर पे बैठे हुए हैं जो ग्रीन मीटर्स के साथ ऑफिशियली मेरे ख्याल 12 से 13 हजार मेगावाट बन रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑफिशियली है। जिन लोगों ने ग्रीन मीटर नहीं लगाए हुए और सोलर लगाए हुए वो अलहदा हैं, सही, ठीक है। अब ये भी अगर सिस्टम से माइनस कर ले तो हमें जरूरत कितनी है, अब वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जी हमारा जो नेटवर्क है ना वो इतना कैपेबल नहीं है कि इसके ऊपर इतना लोड पड़े। ओ भाई, आधे से ज्यादा लोड तो लोगों ने खुद उठा लिया अपने, वो तो आधा लोड भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि आपने आईपीपीज के लिए जितना कुछ इस मुल्क का लुटा दिया, इतना तो अगर खुदा की कसम ये पिछले 20 साल 25 साल में ये आईपीपीज का जहर हमें ना लगा होता तो हमें ना आईएमएफ की जरूरत थी, हमें किसी की जरूरत नहीं थी। गर्दिशी कर्जा कहां पे पहुंचा हुआ है, आप अंदाजा करें। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कहां पहुंचा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमने इन आईपीपीज को अपने सर पे लेके चलना है। अच्छा खालिद साहब, एक और बड़ा मजाक चल उठा है कि जैसे ही मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आती है, आंधी चलना शुरू होती है, मजाल है कि शायद कोई एक दो बूंदे भी जमीन पर पड़ रही हों और इलाके की बिजली गायब हो जाती है। जब तक वो बारिश मुकम्मल पड़ नहीं जाती, बादल चले नहीं जाते, बिजली कड़कना बंद नहीं हो जाती, इलाकों की बिजली बहाल नहीं होती। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस क्राइसिस इस मैनेजमेंट की सिचुएशन क्या, फॉर्मूला क्या है हुकूमत के पास या लेस्को के पास? देखें जी, अभी तक अब सारी चीज़ों को अगर आप एसेस करें तो एक बहुत हम बात सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो तफसीली निज़ाम है उसमें बड़े लैकूनास हैं, उसमें ड्रॉपेज बहुत है। लेकिन फैक्ट ये है कि उसमें कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आती। देखिए, यहाँ पे आपने पता नहीं कितने मॉडल्स आजमा लिए। कभी एक वापडा हुआ करता था, अब तकसीम कार कंपनियां हो गई, जनरेशन कंपनियां हैं, और उसके बाद फिर आपने उसका एक तरसीली निज़ाम जो है उसके हवाले से भी कहा है कि हम उसमें बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र आती नहीं। और उसकी वजह से वो फिर वो जो ड्रॉपेज है उसका बोझ भी मुझ पे और आप पे पड़ता है। बिल्कुल बिल जो है वो उनको जी। अच्छा, अब जो ये बात दरमियान में मतलब है कि एक जो वो करने की आईपीपीज के हवाले से अगर आप जो आईपीपी लाने वाले हैं उनसे पूछे तो उन्होंने कहा जी आप तो अंधेरे में जा रहे थे, हम रोशनी में आपको लेके आए। ये कैसी रोशनी है कि इससे पहले जो आपने जो बिल पे करना होता था वो जो किचन एक्सपेंडिचर है उसमें से बिल पे हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब आपको ने एक सेपरेट हेड मुकर्रर करना पड़ता है यूटिलिटी बिल्स का, और जिसमें सबसे बड़ा बोझ जो है वो बिजली का है। तो ये सारे का सारा बर्डन जी, गर्दिशी कर्जों की बात इजहार राना साहब कर रहे थे। अब वो हमने इस चीज की कोई, इस नाम की कोई चीज कभी सुनी ही नहीं थी। अब वो एक अफरीद के तौर पे हमें जो है वो उसको झेलना पड़ता है। और बाज़ बात पता चलता है कि गर्दिशी कर्जा जो है वो इतना आगे बढ़ जाता है कि उसमें बाकी जो कर्जे हैं वो उसमें दब के रह जाते हैं। आज हम आईपीपीज जो है वो उनके हाथों कंट्रोल इस तरह से हो रहे हैं कि वो अगर हम उनसे बिजली लें तो भी महंगी है, और अगर हम बिजली ना लें तो हम उनको बैठ के खाने के पैसे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आईपीपीज को पाल रही है पूरी गरीब आवाम मिलकर। लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमती दावे हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं कि मुल्क की जो शरह नमू है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। मैं जब ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ या कुछ अब ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए भी देखती हूँ, किसी न किसी ऐप को खोलती हूँ, तो मुझे प्राइसेस में एक खासा डिफरेंस एक मालूम होता है, और जो मेरी पावर परचेज है वो अब जवाब देना शुरू हो चुकी है। इसको ब्रेक के बाद आके डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हुकूमत ये दावा कर रही है कि जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्शन है उसमें बतदरीज इजाफा हुआ है, और ये इजाफे की जो शरह है वो 3.7% के करीब बताई जा रही है। लेकिन जब हम लोग मार्केट में निकल कर देखते हैं या खुद भी ग्रॉसरी के लिए जाते हैं या किचन की बजटिंग कर रहे होते तो हमें मालूम हो जाता है कि अब चीजें हमारी क़ुव्वत खरीद से बाहर होती चली जा रही हैं। राना साहब, क्या ये जो तरक्की हो रही है ये सिर्फ कागजों की हद तक हो रही है? मैं एक सिंपल सा जर्नलिस्ट हूँ जो जिसका बराह रास्त सोर्स अवाम है। मैं तो अवाम की नब्ज देख के, उनके चेहरे के तासुरात देख के समझता हूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। दुख इस बात का होता है कि हम बतौर कौम कहाँ पे खड़े हो गए जाके। जिस वक्त या जहां कहीं भी वो केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, कहीं पे भी उसका हुक्मरान जब अपने खर्चों के ऊपर फख्र से बता रहे होते हैं, उसी वक्त उसी विफाक के अंदर एक शख्स अपने बेटे की मैयत लेके आता है और कहता है मेरे पास कफन के पैसे नहीं है।
उसका दुख अपने बेटे का मरने का एक जगह पे है, और ये दुख है एक जगह पे कि मैं उसको कफन भी नहीं दे सकता। अब दावे करते हैं जी फलाही मुमलिकत और हम बड़े खिदमत गुजार हैं। शर्म से हम सबको मर जाना चाहिए, डूब मर जाना चाहिए इस जिम्मेदारों को, जिसके अंदर एक शख्स अपने बेटे को कफन नहीं पहना सकता। खालिद साहब, वक्त मेरा मुख्तसर है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान की 40 से 44% आबादी जो है वो खत गुर्बत से नीचे है, जबकि सरकारी दादोशुमार खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क में बेरोजगारी की तादाद में 59 लाख से जायद हो चुकी है। सर, अब जब हुकूमत खुद अपने मुंह से इस चीज को मान रही है तो फिर जीडीपी ग्रोथ को हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए जी, ये जो जीडीपी ग्रोथ है, ये इसके बाद पर कैपिटा इनकम और ये सारी जो इस किस्म की चीजें हैं, ये लोगों का पेट कम से कम नहीं भरती हैं। और ये तो देखें, जो इकोनॉमिस्ट हैं ये उनके मामलात हैं। असल देखना तो ये है कि क्या पब्लिक इम्पैक्ट क्या है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और इसमें लोगों की मुश्किलात जो हैं वो क्या वो कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं। आपने जिस अंदाज में बताया कि लोगों की बेरोज़गारी की जो शरह है वो डे बाई डे बढ़ रही है, और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ लेबर मार्केट सर्वे का कोई प्रॉपर सिलसिला मौजूद है ही नहीं। एक वाहिद इंडिकेटर जो है वो था वो जो खतरे गुर्बत से नीचे के लोगों को मापने का, अब उसमें भी पैमाने जो है हुकूमतों के मुख्तलिफ होते रहते हैं। और देखें, ये बहुत आम तासुर है। 8,500 रुपए कमाने वाला बहुत जो है ना वो सही है, अमीर है। बिल्कुल वही बात आपसे कर रहा था। अब वो 8,500 रुपए में जब उनसे कहा जाए कि जी ये उस शख्स को आप समझते हैं कि ये गरीब नहीं है, आप तशरीफ लाएं और आप आके जरा उसका बजट तो बना के दिखाएं। अगर वो उससे वो 2 दिन भी उसके गुजर रहे हो तो वो जरा आप बता दीजिएगा। लेकिन बात यह है कि ये अदादोशुमार का गोरख धंधा जो है वो लोगों के लिए सिरे से बेमानी चीज है। उनको तो ये पता है कि प्याज कितने का आ रहा है और मैं क्या उससे चटनी बना के खाना खा सकता हूं या नहीं खा सकता हूं। इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। ये जो अल्फाज का गोरख धंधा है ये वाकई सिर्फ इकोनॉमिस्ट की हद तक का ही है। आम आदमी के लिए तो दाल आटा चावल उसको जितने पैसों में दस्तयाब है उसको तो असल में समझ इन चीजों की आती है। और आजकल आप जब 5,000 का नोट लेकर बाहर निकलते हैं कुछ राशन वाशन खरीदने के लिए, तो वो 5,000 का नोट 500 रुपए मालूम होता है। तो ये काफी ही परेशान कुन माहौल है। हुकूमत आई डोंट नो कि वो ग्राउंड रियलिटीज क्या देख रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।